हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज का आज आप ये 19th लेक्चर देख रहे हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जल्दी से एक बार देख लें और फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ क्लास ही पढ़ा रहा हूँ, राइट। और मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, जिनको नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। ये हम तीनों कवर कर चुके हैं। फिर मैंने मेथड्स आपको बताया था, 2 टाइप की मेथड्स होती हैं, इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड। ये दोनों ही हम कवर कर चुके हैं, राइट। हम ये भी देख चुके हैं कि लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस और स्टैटिक मेथड्स में कैसे एक्सेस करना है। और हम ये भी देख चुके हैं कि इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक मेथड में कैसे एक्सेस करना है और स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड में या किसी भी मेथड में या कहीं पर भी कैसे एक्सेस करना है। ठीक, ओके। आज की क्लास से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास से मैं एक बात और बता दूं आपको, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपके कवर होने वाले हैं, राइट। यहाँ से आज की क्लास से आपको अगर मेरे साथ चलना है तो सारे प्रोग्राम्स बनाकर जरूर देखिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज से हम चालू कर रहे हैं। आज से जो हम टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर जावा में 2 तरह के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। हम सबसे पहले एक बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देख लें और फिर हम यूज़र डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करेंगे। बट ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला टॉपिक है और हम इसके लिए कम से कम 2 या 3 क्लासेस हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर लेंगे। तो आज हमारी कंस्ट्रक्टर की पहली क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्रोग्राम से आपको कंस्ट्रक्टर टॉपिक समझाने वाला हूँ। नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करके मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपसे हमेशा से बोलते आया हूँ और आई थिंक आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। मैंने जितने भी व्यू लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई है, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन आपको उसको स्टार्टिंग से ही देखना है। कोई भी लेक्चर आप बीच में ना छोड़ें, राइट। क्योंकि हर लेक्चर में थोड़ा बहुत कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को मिला है जो आगे चल के एज ए कंप्लीट यूज़ होने वाला है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें सारे कंसेप्ट्स लगेंगे जो आपने इनिशियल क्लास से सीखना चालू करें, पहली क्लास से सीखना चालू करें। तो चलिए, आज की क्लास का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। हम सबसे पहले एक क्लास बना के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं समझना। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास डीबेस। और इस डीबेस क्लास के अंदर मैं मेन मेथड बना लूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारी मेन मेथड है। स्ट्रिंग, और इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर मैं इस डीबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। डीबेस, डी इज इक्वल्स टू न्यू डीबेस। ठीक, तो ये डी हमने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ये लाइन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं एक क्लास में, जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताया था। इस लाइन का एग्जीक्यूशन राइट साइड से एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन इक्वल टू के राइट साइड में जो भी है। तो यहां पर हम सबसे पहली चीज जो यूज कर रहे हैं यही है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम इज ऑलवेज सेम। जावा में कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास नेम हमेशा सेम होता है। ठीक, तो क्या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होता है? जी हाँ, पाइथन में क्लास के नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम कभी सेम नहीं होता, राइट। बट इन जावा कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम इज ऑलवेज सेम, पहली चीज। तो ये जो हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, हम इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ें जरा कि वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डीबेस। यहां पर इस लाइन में हम कंस्ट्रक्टर का क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डीबेस। ठीक, वैसे कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर का होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इनिशियल वैल्यू कुछ सेट करना है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ कि इनिशियल वैल्यू सेट करने का यहाँ मतलब क्या है। फिलहाल हम इस चीज़ को ऐसे समझे कि ये जो कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, आज तक हर क्लास में लगभग आपने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ करा तो है, लेकिन क्या आपने कभी कंस्ट्रक्टर को बनाया है? कभी नहीं बनाया। हमने सीधे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करा है। तो अभी तक जितना भी हमने कंस्ट्रक्टर, जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाया, उसमें जो भी हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ करा है, उसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक हमने जो कंस्ट्रक्टर यूज करा है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर था? वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैसे होता है? अच्छा, इसको डिफॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसको यूज तो कर रहे हैं बट हमने ये नहीं बनाया, राइट। जब हमने जावा के एप्लीकेशन को कंपाइल किया तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, बट वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस कंस्ट्रक्टर, दैट्स व्हाई दिस कंस्ट्रक्टर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जल्दी से ये समझ लें। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ये समझ लें। सिंटैक्स ऑफ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हम ये देख लें। तो कभी भी प्रोग्रामर को अगर देखिए, कंस्ट्रक्टर भी एक तरह से एक मेथड ही है, ठीक। लेकिन मेथड का मेन यूज होता है किसी बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना, बट कंस्ट्रक्टर का मेन यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय अगर आप कुछ वैल्यूज सेट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तब आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक ऑब्जेक्ट पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं ये तो आपको मालूम ही है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है, तो कंस्ट्रक्टर भी किस नाम से बनेगा? डीबेस। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो फिर अपन जैसे मेथड बनाते हैं तो पैरेंथिस का सेट लगाते हैं, तो यहाँ पर भी लगेंगे। और फिर ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी वाला पार्ट, दिस इज सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ओके। दिस इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ओके। मैं इसको एक बार हटाकर पहले आपको इस प्रोग्राम को जो आपके सामने अभी है इसको एक बार सेव कंपाइल करके बता दूं, फिर मैं दोबारा से उस यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को आपके सामने लेके आ जाऊंगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँ, डायरेक्टरी चेंज cdc:/task, ये डायरेक्टरी चेंज कर दी, जावा सी स्पेस, ओके। फाइल को मैंने अभी सेव नहीं करा है, मैं पहले फाइल को सेव कर लूँ। फाइल सेव एस, टास्क फोल्डर में dbase.java, ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल कर लूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जावासी स्पेस dbase.java और एंटर कर दूँ, तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। अब रन कर लूँ और एप्लीकेशन रन भी हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी बॉडी में कोई मैसेज नहीं होता, राइट। वो देयर इज़ नो system.out.println प्रेजेंट इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। लेकिन अब यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हम यहाँ बना ले, तो ये है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। कंस्ट्रक्टर नेम मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, कोड एक बार आपको, इसको हटा के dbase, फिर पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, राइट। तो ये है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस का सेट है, इसके बीच में हम कंस्ट्रक्टर का लॉजिक लिखते हैं, ठीक। ये कंस्ट्रक्टर का नाम है और यहाँ पर इस सेट में हम पैरेंथेसिस में कंस्ट्रक्टर अगर कोई पैरामीटराइज्ड है तो पैरामीटर्स पास करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज्ड नहीं है, राइट। ये यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है,
क्योंकि एक प्रोग्रामर ने, मैं एक प्रोग्रामर हूँ और प्रोग्रामर इज ऑल्सो एन यूज़र, तो एक यूज़र ने यानी एक प्रोग्रामर ने जो भी कंस्ट्रक्टर बनाया है किसी क्लास के अंदर वो कहलाता है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। क्या मैसेज प्रिंट करा है हमने यहाँ पर? यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल रहेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, मैंने इसमें एक मैसेज लिखा। अब देखिए ज़रा, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से सेव करूं और कंपाइल करूं और रन करूं तो क्या होता है? ये मैंने इसको कंपाइल करा, ये मैंने इसको रन कर दिया, तो क्या मैसेज आया? यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक, ओके। तो अभी तक भी हमने कई बार ऑब्जेक्ट प्रिंट किए, अभी तक भी हमने कई बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, लेकिन आज जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट, तो अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक, अब ये जो कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है? ये वाला जो अभी अभी हमने बनाया है, ठीक। और जब तक हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे, ठीक, तो तब तक ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था? तब तक ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, इस चीज को ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला आपको यहां पर। अगर हम इस यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाएं, मैंने इसको हटा दिया, देखिए कट कर लिया, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये जो कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ तब बनता है जब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट ना हो, मतलब जब प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर ना बनाए, सिर्फ तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप जरूर से गलत ही आंसर देंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब बनेगा? जब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। और अगर एक बार कोई भी एक भी कंस्ट्रक्टर अगर यूजर ने डिफाइन कर दिया, जैसे ये, तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी नहीं बनेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड ओनली इन एब्सेंस ऑफ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, but if user defined constructor is created then default constructor is not created। ठीक, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है डी, वो इस डी बेस कंस्ट्रक्टर से बन रहा है जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, और वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है जो प्रोग्रामर ने यहां पर डिफाइन करा है। दिस इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर पॉइंट नोट करने वाला क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ तब क्रिएट होता है जब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता, जब प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। लेकिन अगर प्रोग्रामर ने क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए जरा आपको इसका फ्लो बता दूं, किस तरह से ये एप्लीकेशन रन हो रही है, इसको हम समझ लें जरा। ये कुछ इस तरह से रन हो रही है। हमारा जब कभी भी एप्लीकेशन कहां से स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। तो एप्लीकेशन तो यहीं से स्टार्ट होगी,
इसमें तो अब कोई डाउट आपको रहना ही नहीं चाहिए, राइट। इतनी क्लासेस में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एप्लीकेशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें इक्वल टू के राइट साइड में, यानी यहाँ से एप्लीकेशन, यहाँ से ये लाइन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक। डी बेस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ से जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगा तो पूरा प्रोग्राम कहाँ पहुँच जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर पे पहुँच जाएगा, ठीक। और इसके अंदर जो भी आपने लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसा लॉजिक तो नहीं लिखा, सिर्फ इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करने की कमांड लिखी है और ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ओके, तो यहीं पर बेसिकली यहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और न्यू कीवर्ड उसके लिए स्पेस एलोकेट कर देगा, उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, न्यू मेमोरी एलोकेट करने का काम करेगा, ठीक। और उसके लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम मान लें कि रैम में 2046 ये स्पेस एलोकेट हुआ है ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ पर इस बात को ऐसे हम नहीं ले सकते। यहाँ पर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है वो ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2046 ले लिया। तो वो जो रेफरेंस है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, डी में। तो डी क्या है यहाँ पर, रेफरेंस वेरिएबल, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पॉइंट करता है और हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो और ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है, ये डीबेस टाइप का है। डीबेस क्या है, क्लास है, ठीक। ओके, तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस होता है और कंस्ट्रक्टर का यूज यही होता है, आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके लिए रैम में एक स्पेस एलोकेट कर देना, कहीं पर उस ऑब्जेक्ट को रैम में स्टोर करना, सो दैट वी कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, तो ये फ्लो आपको समझ में आया होगा, ठीक। हम दोबारा से एक बार अपने प्रोग्राम पे चलें। ये हमारा प्रोग्राम है, तो कंस्ट्रक्टर का यूज हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, बट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। अभी हमने कुछ इनिशियलाइजेशन का काम नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड कोई वेरिएबल्स नहीं बनाए यहाँ पर, ठीक। अब ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, बहुत पहले शायद 5th या 6th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एसोसिएशन किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको बताया इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ऐसा बोला था कि आप तो ये याद रख लीजिए जब भी आप जावा पढ़ रहे हैं कि सिनोनिम ऑफ इंस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। वो भले ही इंस्टेंस वेरिएबल हो या इंस्टेंस मेथड हो, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्ट। और अब ये बात आती है कि हम किसी क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक। क्या हम किसी क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो चलिए इस बात को भी हम समझते हैं। अगर हम इसी क्लास के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो मैं इसका मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर 1। अब मैं चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊं, तो मैं यहां पर इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं और इसको मैं कर दूं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर 2। अब इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को जरा मैं सेव और कंपाइल करता हूं, देखिए क्या होता है।
एरर, कंस्ट्रक्टर dbase इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास dbase, मतलब dbase नाम का कंस्ट्रक्टर पहले ही डिफाइंड है। ठीक, क्या प्रॉब्लम है, एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बन चुका है, तो बिल्कुल एज इट इज सेम कंस्ट्रक्टर हम एक और नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमारा ये कंस्ट्रक्टर है जीरो आर्गुमेंट, मतलब हम इसमें कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं क्या, नहीं पास कर रहे, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा, यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट। यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर हमको बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा उसमें। मैं सारे केसेस आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं पहला वाला अगर यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है, तो दूसरा वाला यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एक बार बना के बता देता हूँ, फिर सारे केसेस में आपको समझा देता हूँ। इंट ए, मैंने इसमें एक आर्गुमेंट लिख दिया। क्या अब हम बना सकते हैं इसको, हम कर दें यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट, यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। पहला वाला कौन सा था, यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये कंपाइल करा, हो गया कंपाइल, ओके, यस, वी कैन क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हम क्लास के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, बस उनके लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, क्या डिफरेंट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मस्ट बी, नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। ध्यान रखिए आप, मैंने क्या बोला, नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। तो अभी तो जो केस है वो है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, क्योंकि पहले वाले में एक भी आर्गुमेंट नहीं पास करी और दूसरे वाले में हमने एक आर्गुमेंट पास करी। अब ये टाइप ऑफ आर्गुमेंट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ये भी मैं समझा दूंगा। फिलहाल हम ये देखें कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है। मैं अब इस एप्लीकेशन को फिर से रन करके बताता हूं आपको, दोबारा से आपके लिए कंपाइल कर रहा हूं और अब इसको रन कर रहा हूं, जावा डीबेस, ये रन किया तो क्या मैसेज प्रिंट हुआ, यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ, यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसका जरा एक बार फ्लो समझ लीजिए आप, तब आपको पूरी चीजें समझ में आने वाली। यहां पर इसका फ्लो कुछ इस तरह से है। हमारे पास अब टोटल कितने कंस्ट्रक्टर हैं यहां पर, वी आर हैविंग टोटल 2 कंस्ट्रक्टर। ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम एक भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे, ये है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, दिस इज वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। हम ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये जो ऑब्जेक्ट डी हमने क्रिएट किया हुआ है, ये किससे क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक, तो ये जो हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इस लाइन पे, जब हमारी एप्लीकेशन आ रही है तो सीधे कौन सा कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल हो रहा है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, लेकिन क्या हमने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके यानी इसका यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या नहीं किया। तो इस क्योंकि हमने जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो गया। और वो क्या मैसेज है, यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, समझ में आया आपको। अब इसी एप्लीकेशन को हम यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से कैसे क्रिएट करना है ये देख लेते हैं जरा एक बार। हमने यहां पर अभी पैरामीटर एक भी नहीं था, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय कोई वैल्यू नहीं पास करी। अगर हमारे को इस कंस्ट्रक्टर से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमारे को इस पैरामीटर की
इंटीजर ए टाइप का जो पैरामीटर है इसकी कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ 10, पास कर दिया 10 एक वैल्यू पास कर दी, मैंने सेव कर दिया। अब मैं दोबारा से देखता हूँ इसको, ये मैंने कंपाइल किया और मैंने ये रन कर दिया। तो अब किसका ऑब्जेक्ट बना, यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। समझ में आया आपको? ठीक, तो यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का अगर आप मतलब अगर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में जो एक आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू पास करना पड़ेगा, और अगर आप वैल्यू नहीं पास करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दोनों कर लीजिए। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लें D1 और यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट का जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसका हम नाम रख लेते हैं D0। D0 में एक भी आर्गुमेंट नहीं है तो एक भी आर्गुमेंट नहीं पास करें। दोबारा से मैं इसको सेव करूं और दोबारा से आपके लिए मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कंपाइल और रन। तो यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर से हमने एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बात बताई इंपॉर्टेंट, वी कैन क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, आइदर देयर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। तो अभी तो यहां पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन अब ये टाइप ऑफ आर्गुमेंट की अगर अपन बात करें तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो हो सकता है सेम भी हो। देखिए ये भी मैं आपको एक केस बता देता हूं, यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्टर और बना देता हूं। ठीक है, जब हम दो बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर तो तीन भी बना सकते हैं। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर और बना रहा हूं यहां पर। तो ये पहला कंस्ट्रक्टर हो गया, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया और ये तीसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। इसमें मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूं वो मैं कैरेक्टर टाइप का पास करता हूं, कैर। ठीक, कैर ए नाम रख देता हूं। तो अब हम देखें तो ये कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर, ये दोनों कंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो सेम ही है। ये भी वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है और ये भी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट है और इसमें जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो किस टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की आर्गुमेंट है। तो यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कैरेक्टर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वन कैरेक्टर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, इसमें अपन कौन से टाइप की आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यहां पर हम पास कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप की आर्गुमेंट। तो अब इसका भी अपन एक ऑब्जेक्ट बना के देख लें, D3। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट D3 बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये कैरेक्टर वाले कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा है, जिसमें पैरामीटर अपन को क्या पास करना है, कोई भी कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में अपन पास करते हैं। ठीक, तो मैं यहां पर कोई भी एक कैरेक्टर पास कर देता हूं, ए या क्यू पास कर देता हूं। ठीक है, ए में आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कहीं पैरामीटर और कैरेक्टर में, आर्गुमेंट की वैल्यू में और नेम ऑफ आर्गुमेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कैरेक्टर पास कर दिया, क्यू। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लें, कंपाइल कर लें और इसको रन कर लें। ओके, तो समझ में आया, पहला वाला ऑब्जेक्ट D0 ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ठीक है, D1 ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, और D3 ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है, वन कैरेक्टर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ठीक, समझ में आया आपको, और नहीं समझ में आया तो आपको मालूम ही है क्या करना है, इस लेक्चर को 2 3 4 5 तब तक देखते रहना है जब तक समझ में ना आए। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स का यही तो बेनिफिट है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। क्लासरूम सेशन में एक बार सेशन ख़त्म तो दोबारा सेशन रिपीट करना मुश्किल काम होता है, या फिर अगर कोई नेक्स्ट क्लास चल रही हो जिसमें वही टॉपिक हो। लेकिन यहाँ तो आप एक ही टॉपिक को 10 बार 15 बार जब तक आप चाहें, जब तक समझ में नहीं आता आप रिपीट कर करके उसको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम और इस कंस्ट्रक्टर के टॉपिक को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में
हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और फिर लास्ट में वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे वीडियोस जितने भी वीडियोस हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं उनको लाइक करते जाइए और कमेंट भी करिए, राइट। अगर आपको समझ में आ रहे हैं या कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है किस तरह से, तो क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके भी कांटेक्ट में बने रह सकते हैं, और कमेंट्स करिए अगर आपको कहीं कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है तो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।